हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी लास्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हमने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में न्यू सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बच्चों, जिसका नाम था कॉरपोरेट एंटिटीज। ठीक है ना, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना अपना लास्ट क्लास में। हाँ, तो जिसका क्या नाम था, कॉरपोरेट एंटिटीज़। इसमें हमने स्टार्ट किया था और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज़ हमने इसके अंदर पढ़ना शुरू किया था। कॉरपोरेट एंटिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कंपनीज होती हैं वो के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी हैं बेस्ड ऑन देयर स्टैट्यूट के बेस पे, या फिर रजिस्ट्रेशन के बेस पे, या फिर हमारे उनकी लाइबिलिटीज़ के बेस पे, मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ के बेस पे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी क्या होता है, निधि कंपनी क्या होता है, हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है ना बच्चों, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे, 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी आज के हमारे टॉपिक जो रहेंगे, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। ये बेटा हमारे आज के क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे इस वाली क्लास में। क्लास नंबर हमारी ये आज की कौन सी है, क्लास नंबर 4। हमारी आज की कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 है। तो क्लास नंबर 4 जो हमारी है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लास नंबर 4 जो हमारी है इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है। ये वाले चैप्टर बेटा हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की। किसकी बात करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी की। बेटा सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उसका पर्पस जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट ना करने के पर्पस से इनकॉर्पोरेट की जाती है उसको सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। तो फिर किस पर्पस से की जाती है, ये क्वेश्चन होता है ना। अगर प्रॉफिट करने के पर्पस से नहीं होती तो फिर किस पर्पस से स्टार्ट की जाती है। सेक्शन 8 कंपनी की बात करते हैं बेटा। सेक्शन 8 कंपनी, बेटा सेक्शन 8 कंपनी जो है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है टू प्रमोट करना कोई कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन या कोई एनवायरनमेंट, एडुकेशन। तो इस तरह के पर्पस जो होते हैं, इन तरह के पर्पस को पूरा करने के लिए जो कंपनी फॉर्म की जाती है उसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। मतलब कंपनी नॉट फॉर कंपनी नॉट फॉर कंपनी नॉट
प्रॉफिट पर्पस, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, प्रॉफिट पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है ना, एक तो चीज ये होगी। दूसरा क्या होता है जब कंपनी बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है, मतलब अपना नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस जो होता है उसको पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देती है, तो उससे जो प्रॉफिट वो जनरेट करती है उस प्रॉफिट को वो दोबारा अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ करेगी। उस प्रॉफिट को वो दोबारा अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ करेगी। ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है इसमें। क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की होती है कि जो ये प्रॉफिट है ना, कंपनी अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। प्रॉफिट जो है अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो ये होता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन, जो कहती है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी जिसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस रिलीजन, आर्ट साइंस रिलीजन एजुकेशन, या फिर किसी भी तरह से कोई भी चैरिटी रिलेटेड काम जो करती है वो क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी। पढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी established फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या एनी अदर सच object provided the profit if any or other income is applied for the promoting only the object of the company and no dividend is paid to its member. Section 8 company are registered under the Companies Act 2013. समझ आया बच्चों, ये हमारा सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या यहाँ पर चलता है जो हमने पढ़ा। सेक्शन 8 कंपनी रीड एज अंडर वेयर इट इज proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of person to be registered under the act has a limited company, और जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, इन तरह के जिनके ऑब्जेक्ट हैं, और जो अपने प्रॉफिट को क्या करेगी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए फर्दर उसको क्या करेगी, अप्लाई करेगी, और जो अपने प्रॉफिट्स को या जो भी जिसको डिविडेंड कहते हैं अपने मेंबर्स में क्या नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो वो अगर ये लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई हाँ कोई ग्रुप ऑफ लोगों ने इस पर्पस से कोई कंपनी, लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए अप्लाई किया है या जो भी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको क्या करेगी, लाइसेंस इशू करेगी। मे बाय लाइसेंस, सेक्शन 8 कंपनी को करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय लाइसेंस इशू इन सच मैनर हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड on such condition has it deemed fit allow that person या फिर association of person to be registered as a limited company under section 8 without the addition to its name the word limited or the word private limited। ठीक है ना, कि भाई क्या है, जो सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी पर्सन सेक्शन 8 कंपनी क्या करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, या बिजनेस अपना जिनका पर्पस जो है वो चैरिटी से रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस से रिलेटेड है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि भाई हाँ इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या वो वही है जो डेफिनेशन में बताया हुआ है, तो कुछ कंडीशन के बेसिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या दे देगी, लाइसेंस दे देगी, रजिस्टर्ड कर देगी एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 8 में विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। कि मतलब सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड नहीं लगता। एंड देयर अपॉन द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद अंडर दिस सेक्शन। और आरओसी उसको क्या दे देगा, सीओआई दे देगा, सीओआई दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे के यहाँ पर चल देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी। मतलब जितने भी कंपनी, जो भी कंपनीज एक्ट के फीचर्स होते हैं, जो भी कंपनीज के फीचर्स होते हैं, लिमिटेड कंपनी के फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंजॉय करके यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी चलेगी। नंबर 3, अ फर्म मे बी अ मेंबर ऑफ द
कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, की एक पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर होके यहाँ पर चल सकती है। सेक्शन 8 कंपनी की क्या हो सकती है, मेंबर होके यहाँ पर चल सकती है। पॉइंट नंबर 4, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अल्टर द प्रोविजन ऑफ MOA AOA एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, अगर वो अपने MOA में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी की तरह का कोई चेंज कर रही है, तो उस चेंज को करने से पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब। वो अपने आप को किसी दूसरी काइंड्स ऑफ कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वो क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। वो पूरा प्रोसीजर बता रखा है कंपनीज एक्ट रूल्स के अंदर, तो वो करके यहाँ पर चल सकती है। Where it is proved to the satisfaction of the central government that a limited company registered under this act or any previous company law has been formed with any of the objects specified in clause A of subsection 1 and with the restriction and prohibition has mentioned respectively in clause B and C of that subsection, it may by license allow the company to be registered under this section subject to such condition has the central government deem fit, and to change its name by omitting the word limited or as the case may be private limited from its name, and thereupon the registrar shall an application in the prescribed form register such company under this section and allow and all the provision of this section shall apply accordingly। मतलब 5th नंबर पॉइंट में वो सारी चीज़ें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद उसको लाइसेंस देगी, और उसको लाइसेंस जैसे मिलेगा तो वो जब ROC अपनी एप्लीकेशन उसको क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे वही बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पर, वो बात कर लेते हैं। The central government may by order revoke the license granted to the company registered under this section if the company contravene any of the requirement of section or any of the conditions subject to which a license is issued, or the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violate any of the object of the company or prejudice to the public interest। मतलब इस वाले जो क्लोज में क्या बात हो रही है कि अगर कंपनी किसी भी तरह से जो कोई कंडीशंस थी या जो कोई रिक्वायरमेंट थी सेक्शन की, या कोई उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऐसा था जो फ्रॉडुलेंट वे में था, तो उस केस में क्या कर सकती है, उसके लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिवोक करके यहाँ पर चल सकती है। तो ये पॉइंट नंबर 6 में बात करके यहाँ पर चलता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। Where a license is revoked under subsection 6, the central government may by order, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company to be wound up under this act or the amalgamated with another company registered under this section। कि भाई कई बार क्या होता है कि उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया, लाइसेंस रिवोक हो गया तो वो किसी तरह से सेक्शन 8 के ऑब्जेक्ट के लिए वो काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो हैज़ अ सेक्शन 8 कंपनी वाली जो उसकी आइडेंटिटी थी वो छीन ली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उस केस में क्या होगी, उसके पास 2 चीज़ें हैं। उसका लाइसेंस जब रिवोक हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो उस कंपनी को वाउंड अप करा सकती है, या फिर उसको सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेट करने का ऑर्डर दे के अपन चल सकती है। बट क्या है, कंपनी प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बट ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक बार उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के यहाँ पर चलेगी। सेक्शन सब क्लोज ए पढ़ के यहाँ पर चलते हैं 8। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक अंडर सबसेक्शन 6 एंड वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद द अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कि भाई अगर उसे लगता है कि किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट करना है, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रारी कंटेन इन दिस एक्ट, the central government may by order provide for such amalgamation to form a single company with such constitutions, properties, power, right, interest, authority and privileges and such other liability, duty and obligation has the may be। मतलब क्या है
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमलगमेशन का ऑर्डर दे दिया तो अमलगमेशन के प्रोविजंस के रिगार्डिंग नॉटविथस्टैंडिंग अगर इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, कंपनीज एक्ट में अमलगमेशन के प्रोविजंस के रिगार्डिंग कुछ भी लिखा हो, जो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के लिए डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, लायबिलिटी जो भी होगा, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेगा। वो इस चीज़ की बात करके यहाँ पर चलता है। समझ आया बच्चों? अब बात करते हैं क्लोज नंबर 9 की। इफ़ ऑन द वाइंड अप और द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन there remain after the satisfaction of its debts or liability any asset, then they may be transferred to another company registered this section and having similar object subject to such condition as the tribunal may impose, or may be sold and proceed thereof credit to the IB's insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of the insolvency and bankruptcy code 2016। कि क्या है कि कोई कंपनी वाउंड अप, सेक्शन 8 कंपनी वाउंड अप हुई, सारे के सारे डेट लायबिलिटी पे कर दिया, बट उसके बाद भी कुछ प्रोसीड्स है, कुछ जो पार्ट है प्रॉपर्टीज़ का वो अभी भी क्या है, पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उस केस में, जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करेंगे, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगी किसी दूसरी कंपनी में जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। बट क्या है कि वो सारे का सारा ट्रिब्यूनल देख के यहाँ पर चलेगा, अदरवाइज उसकी जो प्रोसीड्स होगी वो भी किस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड जो कि मेंटेन किया जाता है अंडर सेक्शन 224 में ऑफ द आईबीसी कोड में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर चलेगा। 10 पढ़ते हैं यहाँ पर, क्लोज 10। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शेल अमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। सेम वही बात कि ये कंपनी जब क्या है, अगर अमलगमेट होने जा रही है दूसरी कंपनी को, तो दूसरी कंपनी का भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर चलना चाहिए, वो बात करके यहाँ पर चलता है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई ब्रीच करता है या कुछ करता है तो उसमें पेनल्टी लगती है, फ्रॉड का केस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपरली भी अगर आप अपने कंडक्ट, कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे के कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली किसी भी वे में, तो आपके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी कंपनीज एक्ट में जो बता रखी है, बट आपको 447 फ्रॉड का केस भी लग के यहाँ पर चलेगा। तो ये बात करता है सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। अब फीचर्स पढ़ लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी के। सर्टेन फीचर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी कैन बी समराइज एज अंडर। इट इज़ फॉर्म फॉर प्रमोटिंग द, जो ये कंपनी होती हैं इसको फॉर्म किया जाता है फॉर प्रमोटिंग द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन। तो इसके ये ऑब्जेक्ट हैं। प्रॉफिट जो है ये अपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगी, पेमेंट नहीं करेगी किसी तरह से प्रॉफिट डिविडेंड की टू इट्स मेंबर। कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद क्या है, इसको कहीं प्रिविलेजेस कंपनीज एक्ट में दिए जाते हैं। A one-person company cannot be incorporated or converted into Section 8 company, and Section 8 company has it is independent corporate legal entity similar to the private company, public company, limited liability partnership। और वो सारे के सारे जो एक कंपनी जो इंजॉय होते हैं, फीचर्स होते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 कंपनी भी इंजॉय करके यहाँ पर चलती है। तो ये इसके मेन कुछ क्या थे, फीचर्स थे जो एक सेक्शन 8 कंपनी के होकर यहाँ पर चलते हैं। फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। होप सो आपको ये सेक्शन 8 कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करते हैं अपना प्रोड्यूसर कंपनी की। भाई प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 378 है जो बात करता है प्रोड्यूसर कंपनी की। सेक्शन 378 बात करता है प्रोड्यूसर कंपनी की, ठीक है ना। और उसमें क्या है, सिमिलर क्या है, एक सेक्शन 378 बी है जिसमें बताया गया है कि प्रोड्यूसर कंपनी को, बात करते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी की। प्रोड्यूसर कंपनी, अब ये प्रोड्यूसर कंपनी होता क्या है, ये बात करते हैं सेक्शन 378 ए में। सेक्शन 378 ए में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। ये बात करता है सेक्शन 378 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर कंपनी जब सेक्शन 378 में जब कोई अपना रजिस्टर्ड होने जा रही है कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी, तो उसके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बेसिस पे उसको क्या मिलता है,
रजिस्ट्रेशन मिलता है, और वो ऑब्जेक्ट जो बताए होंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेक्शन 378B में बताया गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। तो हमें सेक्शन 378 पढ़ना है, हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक प्रोड्यूसर कंपनी किन किन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे एक प्रोड्यूसर कंपनी को क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलके यहाँ पर चलता है। कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर 21A है तो वो बात करता है प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, जिसमें सेक्शन कौन सा है 378 ए से लेके 378 ZU तक, जो बात करता है प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसका ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी होती हैं वो कहाँ कौन से सेक्शन में बताई हुई हैं, सेक्शन 378B में, एंड विच इज़ रजिस्टर्ड हैज सच अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है ना। The membership of the producer company is open to such people who themselves are primary producers। कौन होते हैं, जो प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हीं को प्रोड्यूसर कंपनी की क्या मिलती है, मेंबरशिप मिलती है। विच इज़ एन एक्टिविटी बाय विच सेम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस बाय दी सच प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मतलब क्या है इसमें मेनली क्या है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो फर्स्ट स्टेज पे एग्रीकल्चर करके चीज़ें क्या करते हैं, खेती करके चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो वो इस वाली कैटेगरी में आगे यहाँ पर चलते हैं, इस वाली कैटेगरी में आगे यहाँ पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अब ऑब्जेक्ट बता रखे हैं सेक्शन 378B में। सेक्शन 378B में क्या बता रखे हैं, ऑब्जेक्ट बता रखे हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द मेंबर्स or import of goods or services for their benefit, provided that the producer company may carry on any of the activities specified in the clause either by itself or through any other institute। कि भाई जो मेंबर की क्या करती है, मेंबर के जिनका क्या है ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी को बनाने का, कि जिसमें मेंबर्स क्या करता है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूरमेंट करता है, ठीक है ना, जो सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है प्राइमरी प्रोडक्ट किसके, मेंबर के, और इंपोर्ट करती है गुड्स सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, प्रोड्यूसर कंपनी में इनकॉर्पोरेट होकर यहाँ पर चल सकती है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोसेसिंग इंक्लूड प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कॉइनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये भी किस में आते हैं, ये भी किस में आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट उसमें आके यहाँ पर चलते हैं। मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर। तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, सप्लाई करना मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई मशीनरी बनाना और उसको सप्लाई करना, मैन्युफैक्चर करना अपने मेंबर के लिए, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट होकर यहाँ पर चलता है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल टू द मेंबर एंड अदर। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, और ये सारा प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। जनरेशन करना, ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर, रिविटलाइजेशन करना ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू द प्राइमरी प्रोडक्ट, इंश्योरेंस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड देयर प्राइमरी प्रोडक्ट, प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वो होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनके बेसिस पे क्या होता है, उनके बेसिस पे क्या होता है, एक प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर यहाँ पर चलती हैं। जब हम प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, डिटेल्स में बात करके यहाँ पर चलेंगे। तो अभी के लिए इसमें ये डेफिनेशन है कि जिसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, वो किसी भी वे में हो सकता है। वो सारे ऑब्जेक्ट किस में मेंशन है, सेक्शन 378B में। तो उसको वो कंपनी जो है एज अ प्रोड्यूसर कंपनी क्या हो सकती है, रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर चल सकती है सेक्शन 378A में, ठीक है ना। बट इसके जो मेंबर होंगे वो भी क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर होकर यहाँ पर चलेंगे। फॉरेन कंपनी क्या होती है,
फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 2 क्लोज 42 कहता है, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड इंडिया में, बट उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई उसका एजेंट या कोई भी किसी के थ्रू वो इंडिया में क्या कर रही है, एक्टिवली बिजनेस करके यहाँ पर चल रही है। और बिजनेस वो इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकती है और फिजिकल भी यहाँ पर कर सकती है। किसी भी वे में बिजनेस कर रही है तो उसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। जो हमारे कंपनीज एक्ट के जो चैप्टर 22 है कंपनीज एक्ट का, ये भी इसके लिए भी अलग से चैप्टर है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 379 से लेके सेक्शन 393 तक बात करता है फॉरेन कंपनी के बारे में, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी के बारे में बात करके यहाँ पर चलता है। सेक्शन 380 ऑफ द एक्ट ले डाउन दैट एवरी फॉरेन कंपनी विच इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मस्ट विद इन 30 days of the establishment of such place of business file with the registrar of company for registration। कि मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई अपनी ब्रांच ऑफिस या कोई बिजनेस, फॉरेन कंपनी क्या है, इंडिया में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है ना, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी और कुछ डॉक्यूमेंट देके चलेगी। डॉक्यूमेंट क्या होंगे, certified copy of charter, statute, memorandum, article of the company or other instrument constituting and defining the constitution of the company, and if the instrument not in the English language, a certified translation thereof in English language, the full address of the registered and principal office of the company, list of the director, secretary of the company containing the particular has may be prescribed, the name and address of the name and address of one or more person resident in India authorized to accept on the behalf of the company service of process and any notice or other document required to be served on the company। तो ये होंगे, and the full address of the office of the company in India which is deemed to be principal place of business in India, और फुल एड्रेस बता के यहाँ पर चलेंगे। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट है। जब हम चैप्टर ये पूरा स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो हम पूरा इसमें डिटेल में पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेशन ऑफ, कि भाई स्टार्टिंग में इंडिया में वो कहाँ पे अपना बिजनेस कर रही है, उसका पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो प्लेस है तो वो क्या रहेगा, टाइमिंग शेड्यूल क्या रहेगा, तो जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम इसमें बता के यहाँ पर चलेंगे। एक फ़ॉरेन कंपनी के केस में हम ये पूरा बता के यहाँ पर चलेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि एवरी फॉरेन कंपनी हैज़ टू इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी, the country of the incorporation, the fact of the limited liability of member is exhibited in the specific place or document has required under section 382 of Act। कि भाई ये इंश्योर करेगी जो नेम है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है मेंबर की, वो प्रॉपरली क्या होगी, एग्जिबिट होगी इन द स्पेशल